हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिस्टिक बायोलॉजी में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे नॉन लिविंग थिंग को और लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट किया गया है, उनमें हमें अंतर पता चला है। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रीति और आप मिस्टिक बायोलॉजी में मेरे साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ओके, इतना बात समझ में आया। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स ये सब होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स। ये सारे क्या हैं? ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वहीं पे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो कौन कौन सी है? जैसे कि बहुत सिंपल से बात करें हम तो, जैसे कि टेबल हो गया, रिवर, माउंटेन, ये सारे क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। ऑलराइट, अब ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को देख के आपने बोला कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है? अगर सिंपली हम बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि जिंदा कौन है, मतलब कौन यहाँ पे ब्रीथ कर पा रहा है, कौन मूवमेंट शो करता है, कौन मूव कर पाता है, कौन ग्रो हो पाता है। इस बेसिस पे हमने यहाँ पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया है। ऑलराइट, तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके होने से वो लिविंग होते हैं। तो जैसे सबसे पहले है ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में मास इंक्रीज होता है और या एंड जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। मतलब कि एक तरीके से पॉपुलेशन का बढ़ना भी ग्रोथ होता है और किसी में मास का एक्यूमुलेशन होना भी ग्रोथ होता है। सेकंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज रिप्रोडक्शन। ओके, देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम सिंपल तौर पे समझे तो हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर होता है और सेल्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। ये नॉन लिविंग थिंग में सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। ये क्या है? इट इज एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, मतलब अपने आसपास के वातावरण, एनवायरमेंट के प्रति सजग रहना या अलर्ट रहना या अवेयर रहना। ओके, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट इज कॉन्शियसनेस। और एक रिस्पॉन्स शो करना, जो भी सेंस आया है या जो भी स्टिमुलस आया है उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स शो करता है, वो कहलाता है कॉन्शियसनेस। देन सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे कि जो सेल्स हैं, सेल्स क्या होती हैं? अपने आप डिवाइड होती है, एक से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, फिर उनमें हमको सेल डिवीजन देखने को मिलता है और वो दो और सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे ये सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है। देन सेल्फ ऑर्गेनाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट है वो है सेल्स। अब जो सेल्स हैं, जब बहुत सारे सेल्स जो एक जैसा काम करती हैं वो आपस में आती हैं तो क्या फॉर्म करती है? टिश्यूज।
स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो काफ़ी सारे टिश्यूज हैं, जब वो मिल के काम करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, ऑर्गन्स, जब ये मिल के काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं, हमारा एलिमेंट्री कैनल, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा न्यूरल सिस्टम, ये सब जब एक साथ काम करेगा तो क्या बनाएगा, एक इंडिविजुअल, एक इंसान को बनाएगा, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। ऑल राइट, देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरेक्ट, वी विल टॉक देन है इंटरेक्ट। देखो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हो गया, उन्हें कौन खाता है, हर्बीवोर्स, या हम कहें प्राइमरी कंज्यूमर। देन हर्बीवोर्स को खाने वाले और प्लांट्स को खाने वाले ऑमनीवोर्स, और ऑमनीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। तो इस तरीके से क्या है कि ये खाने के लिए, हर्बीवोर्स खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ऑमनीवोर्स हर्बीवोर्स और प्लांट पे डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स भी क्या होगा, जो ऑमनीवोर्स है या हर्बीवोर्स है उन पे डिपेंडेंट होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंटरैक्शन होते हैं। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल लें तो जैसे लाइकन एक क्लासिक एग्जांपल है, जो कि एक एसोसिएशन फॉर्म हुआ है दो अलग अलग स्पीशीज के कारण। तो यहाँ पे दोनों स्पीशीज क्या करती हैं, दोनों स्पीशीज म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, एक वाटर प्रोवाइड करता है, एक वाटर प्रोवाइड करता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताएंगे कि लाइकन में कौन से स्पीशीज और कौन से ऑर्गन म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं। ओके, देन इमर्जेंस। देखो आप इवोल्यूशन, जैसे कि एक बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो बिग बॉल ऑफ फायर से हुआ है, जो बाद में ठंडा होके अर्थ बना। तो जो तब के टाइम से लेके अब तक का टाइम में देखें तो कितने बदलाव आए हैं, कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है सारी स्पीशीज़ को लेके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में हमें इवोल्यूशन देखने को मिला है। अगर जैसे हम ह्यूमंस की ही बात करें तो कैसे हम पहले मंकी के तरह दिखते थे, गोरिल्ला की तरह दिखते थे, फिर चिंपांजी की तरह दिखते हैं, और अभी हम ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी के विकास में, या हम ऐसा कहें कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई रोल है अदर ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में। ओके, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनमें होना चाहिए। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस की। ठीक है, इन चारों के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वन है ग्रोथ। तो देखो अगर सिंपल से हम समझे बच्चों, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में दो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज हो रहा है। देखो समय के साथ जब आप छोटे थे, बड़े थे, आपके अंदर क्या हुआ है, आपके अंदर मास का एक्यूमुलेशन हुआ है, आपके अंदर क्या हुआ है, मास का एक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि आपके अंदर कई सारे सेल्स बने, देन आपके सेल्स डिवाइड हुए, इस तरीके से क्या हुआ, आपका मास बढ़ता गया। ऑल राइट, सो हमारा मास बढ़ता गया, हमारा साइज बढ़ता गया, और इस तरीके से हमारे मतलब कई सारी चीज़ें, ऑर्गन्स बढ़ना, हमारे लिम्स का बढ़ना, ये सब क्या हुआ, इंक्रीज इन मास। सो इंक्रीज इन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक इंडिकेटिव है ग्रोथ का। ऑल राइट, सो ये पहला पॉइंट था कि इंक्रीज इन मास इंडिकेट करता है ग्रोथ को। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। अब ये देखो, ये पॉइंट में आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो अगर हम सब माइक्रोस्कोपिक की बात करें, जैसे कि मान लो अभी हम बात करते हैं किसी बैक्टीरिया की, तो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये सेल फॉर्म करेगा टू डॉटर सेल्स, फिर इन टू डॉटर सेल्स में डिवीजन होगा एंड दे ईच विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल से
अब यहाँ पे 2 सेल्स बने और 2 सेल्स से 4 सेल्स बने। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्रीजिंग। ऑलराइट, सो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, देखो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से। यहाँ पे क्या होता है, हमारे सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो जो ग्रोथ है वो कैसी है, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ है। इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि टिल डेथ तक उनमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पेड़ हैं उनमें उनके जो शूट एपेक्स हैं एंड जो रूट एपेक्स है, मतलब कि ये आगे शूट के आगे का हिस्सा, तो यहाँ पे और जो रूट है, रूट के एपेक्स में क्या प्रेजेंट है? एक एरिया जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक एरिया या टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एरिया जो होते हैं, वहाँ पे सेल डिवीजन काफी एक्टिवली होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। इसीलिए प्लांट में जो ग्रोथ रहती है वो कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि उनके शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी वो हमें अप टू सर्टेन एज ही देखने को मिलेगी। अप टू सर्टेन एज हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल्दो जो सेल डिवीजन है वो इंसानों में होता रहता है। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो जो पुराने हो चुके ओल्ड सेल्स हैं या वीक हो चुके, खराब हो चुके ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए होता है। ओके, तो याद रखिएगा प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअस है, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही है। सो जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है इन हायर एनिमल एंड प्लांट, वहां पे ये दोनों एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या है? एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कि दे डू नॉट अकर एट सेम टाइम, दे डोंट अकर एट सेम टाइम या टुगेदर, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। अब देखो, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो रिप्रेजेंट करता है सेल इनलार्जमेंट को। सेल्स बड़े होते हैं एंड उनका फिर डिफरेंशिएशन होता है। सो इस तरीके से हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो रिप्रेजेंट करता है सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। एंड जबकि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है? वो टोटली डिफरेंट है। इट्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, और बाकी फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है प्रोजेनी का बनना, वो सब इसमें आ जाता है, जो कि टोटली डिफरेंट है ग्रोथ से, सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ है, इट doesn't या does not affect the rate of reproduction। तो जो आपकी गैमेट बनने की प्रोसेस है उस पे ग्रोथ अपना कोई भी असर नहीं डालती है, इसीलिए ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। वहीं पे अगर मैं यूनिसेलुलर में बात करूंगी, यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो एक म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। उसमें क्या है? एक म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मास इंक्रीज होता है इनमें, यूनिसेलुलर में इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे? अपने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हमने देखा था ना कि एक सेल में डिवीजन हो रहा है, मतलब उनका सेल इनलार्ज हो रहा है और डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वहां पे ये 2 डॉटर सेल्स बन जाती है, देन 2 डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होके
ईच 2-2 डॉटर सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक इंक्लूसिव इवेंट होता है, वहीं पे हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ओके, अब देखो इतना तो हमने जाना कि हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो क्या है, लिविंग है, वो ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग में पाई जाती है। बट डियर स्टूडेंट्स, एक सिनेरियो है कि एक पहाड़ है, इस पहाड़ में बहुत धूल मिट्टी आके बैठती है, धूल मिट्टी को, डस्ट पार्टिकल्स को इसके ऊपर बैठना बहुत पसंद है। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर जमने लग गए, काफ़ी सालों तक जमते रहे जमते रहे जमते रहे, काफ़ी सालों तक यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते रहे। तो इससे क्या हुआ, जो माउंटेन्स की हाइट ये थी, अब ये वाली हो चुकी है, मतलब माउंटेन की हाइट इतनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूम्यूलेशन ऑफ मास हुआ ना, यहाँ पे मास एक्यूमुलेट हुआ। और हमने पढ़ा था ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक में दैट मास का एक्यूमुलेट होना, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था इंक्रीज इन मास, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है मास, सो इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? नहीं, क्योंकि ग्रोथ हमको माउंटेन्स में देखने को मिल रहे हैं, हमको सैंड ड्यून्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, इट इज नॉट ए ग्रोथ, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। किसी में ग्रोथ हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है। चलिए नेक्स्ट, हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, जो रिप्रोडक्शन है उसमें सिंपली हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, यानी अपने जैसे या अपने से कम जैसे बच्चे को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोजेनी को बनाने की प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। तो ये दो तरीके की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होते हैं, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ये दो गैमीट, एक मेल गैमीट रहेगा जो कि स्पर्म हो सकता है, और दूसरा होगा एक फीमेल गैमीट जो कि है एग। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तब ये बनाते हैं जाइगोट, फिर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक यंग वन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है, ये यूनिपेरेंटल है। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक सेल डिवीजन जैसे कि बैक्टीरिया में हो गया, या फिर बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा में हो गया, ये उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसमें मोर और लेस सिमिलर फीचर्स होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो वही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50-50% गैमीट, मतलब 50% गैमीट मदर से आता है, 50% गैमीट फादर से आता है। तो ये जो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, कुछ कुछ फीचर्स जो रहते हैं वो उनसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन सेल डिवीजन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एकदम कॉपी कैट देखने को मिलता है, यानी जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी रहेगी। ओके, एकदम क्लोन रहेगा। इतना समझ में आया? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे कि फंगाई। फंगाई क्या करता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इट रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्पोर्स। तो ये क्या करता है, ये मिलियन ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज इससे क्या होगा कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा वो भी मिलियंस में, तो इससे उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा गैमीट्स होंगे, जितने ज़्यादा स्पोर्स होंगे, उतना फायदा होगा।
देन ईस्ट एंड हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है। प्लनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम फ्लैट फॉर्म्स कहते हैं। इनमें होता है ट्रू रीजेनरेशन। इसका मतलब क्या है? ट्रू रीजेनरेशन का मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ प्लनेरिया, ऐसा ही कुछ दिखता है प्लनेरिया। तो इस प्लनेरिया के मैं टुकड़े कर देती हूँ, कैसे भी मैंने इसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, इसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया। तो क्या होगा? कोई भी एक पार्ट है, जैसे इस पार्ट से क्या हो जाएगा? एक नया प्लनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस एक टुकड़े से क्या हो जाएगा? नए प्लनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे हर एक टुकड़ा ताकत रखता है प्लनेरिया को फिर से जनरेट करने की। इसीलिए इसमें हमें क्या कहा हमने से? ये है एक ट्रू रीजेनरेशन, जहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा प्लनेरिया बन सकता है। देन फिलामेंटस फंगाई एंड प्रोटेनिमा ऑफ मॉसेस। देखो, फिलामेंटस जिसमें फिलामेंट्स होते हैं, तो ऐसे ही मॉसेस के जो प्रोटेनिमा होंगे वो ऐसे होंगे, हाइफे होगा और ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, नॉट ब्रांच्ड, सेप्टेट होगा। तो यहाँ पे जो हर एक सेप्टा है, ये एक नया प्रोटेनिमा बनाने की क्षमता रखता है। ये एक नया प्रोटेनिमा बना सकता है। ऑलराइट, सो ये इस तरीके से, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। देन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या है? वो सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ, क्योंकि ये मान लो एक अमीबा है, दिस इज अमीबा। तो ये अमीबा में क्या हुआ? बाइनरी फिजन हुआ, मतलब कि यहाँ पे ये फॉर्म करेगा टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन हुआ, तो बाइनरी फिजन से इसने टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया। अब ये दो डॉटर सेल्स में फिर से सेल डिवीजन होगा एंड ये फिर से दो डॉटर सेल्स बनाएंगे, ईच हर एक दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से ये एक रिप्रोडक्शन है कि ये अपनी प्रोजेनी बना रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है। तो ऐसा ही हमने देखा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि ग्रोथ में एक कैरेक्टरिस्टिक थी। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन के थ्रू डॉटर सेल के फॉर्मेशन से हो रहा है, एंड ग्रोथ में इंक्रीज इन इंडिविजुअल भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को सिनोनिमस कहा जाता है। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे कि मैं बात करूं किसी म्यूल की। म्यूल नाम सुना होगा। म्यूल क्या है? खच्चर। ये बने हुए होते हैं फीमेल डंकी, सॉरी, फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। तो ये क्या है? अलग अलग स्पीशीज के हैं। फीमेल हॉर्स अलग स्पीशीज की है एंड मेल डंकी अलग स्पीशीज का है। ऑल्दो दे आर रिलेटेड, बट इनके स्पीशीज अलग अलग हैं। तो इनके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया, और जो प्रोजेनी बनी वो थी म्यूल्स। तो ये जो म्यूल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे ही है स्टेराइल वर्कर बीज, जो कि हनीकॉम्ब में पाई जाती हैं। तो हनीकॉम्ब में ये जो स्टेराइल वर्कर बीज रहती है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है जो बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं या असफल रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में हमने तो ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जो सिर्फ जो जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वही लिविंग है। तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वो लिविंग तो है बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो ये डिफाइन नहीं करता कि पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑल राइट।
अब हम थर्ड बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं। देयर आर न्यूमरस केमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रही है, हमारे हर एक सेल्स में हो रही है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल्स टर्न हो रहा है और फॉर्म कर रहा है बायोमॉलिक्यूल। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अल्टीमेटली बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही है। ऑल राइट, सो इसमें दो प्रोसेस है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। ये दो केमिकल रिएक्शन है। तो देखो एनाबॉलिज्म में जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही तो मिल रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ए और ये हो गया ये हो गया रिएक्टेंट ए और ये रिएक्टेंट बी। और ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे हमारा ग्लूकोज। दे विल फॉर्म ग्लूकोज, मतलब कि यहाँ पे ये ए बी। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीज क्या कर रही है? मिला के हमारे रिएक्टेंट को बना रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एक मैक्रोमोलिक्यूल का, तो ये एनाबॉलिज्म है। वहीं पे कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे जैसे ए बी कोई प्रोडक्ट है, इनको अलग कर दिया जाता है और ये सिंगल एलिमेंट बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, इफ वी टुक एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन ले तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? वो कैटाबोलाइज हो जाएगा, वो टूटेगा। तो वो किस किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो यही एनर्जी हमारे जो सेल्स हैं वो यूज अप करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही है। ओके, सो इतना समझ में आ गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हुए होते हैं। मेटाबॉलिज्म है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रही है। सो इसमें दो चीजें हमने और पढ़ी थी कि एनाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है एंड कैटाबॉलिज्म क्या है। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो कैसे रिएक्शंस होगा? उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, कैसे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे? लेकिन एक केस है जिसमें हम आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिज्म करा सकते हैं। जैसे कि किसी लैब में एक इन विट्रो कंडीशन में एक टेस्ट ट्यूब ली गई और इस टेस्ट ट्यूब में हमने अपने सैंपल्स डाले। मान लो कि ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाला है, एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे एक एग को प्लेस कर दिया और यहाँ पे फिर स्पर्म को ऐड कर दिया। दोनों के बीच में क्या होगा? फ्यूजन हो रहा है। पर ये सब क्या, ये मदर के अंदर नहीं चल रहा है, ये सब लैब में हो रहा है। दिस इज हैपनिंग इन अ लैब। तो यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी एक लिविंग रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट तब जब ये किसी
बॉडी के अंदर हो. ऑल राइट, सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, इतना याद रखिएगा. अब नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस. सो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? ये सिंपली है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट. मतलब हमारे आसपास क्या चल रहा है उसको हम सेंस कर पाएं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर पाएं. जैसे कि दिस इज अ हॉट कप ऑफ टी और कॉफी. ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा हरी में हैं कि मुझे कॉफ़ी पीना है एंड आपने तेज़ गति से इसमें हाथ लगाया, इसको पकड़ने की कोशिश की. तो यहाँ पे क्या हुआ? अचानक से आपको गरम लगा और आपने अपने हाथों को यहाँ से क्या किया? क्या किया? क्या किया आपने? यहाँ से आपने अपने हाथों को हटा लिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो आपके बॉडी थी, स्किन था, वहाँ पे क्या एक स्टिमुलस गया, स्टिमुलस को आपके ब्रेन ने फंक्शन किया और फिर आपको एक रिस्पॉन्स मिला जिसमें ये कहा गया कि आप अपना हाथ हटा लो. प्लांट भी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करता है. जैसे कि आपने छुई मुई का प्लांट देखा था, वैसे तो वो बहुत अच्छा हरा भरा रहेगा, पर जैसे ही आप उसे छुओगे या थोड़े से भी नजदीक जाओगे तो वो क्या होगी? वो मुरझा जाती है. तो जो प्लांट्स हैं वो लाइट, टेम्परेचर है, देन वाटर. तो ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए. लाइट, वाटर, टेम्परेचर और केमिकल्स. तो इन सब की हेल्प से प्लांट रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. ऐसे ही अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं. सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सेंसरी ऑर्गन के हेल्प से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जानते हैं. जैसे कि स्किन से टच करके, नोज से स्मेल, ईयर से सुन के. तो ये सब क्या हमारे सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस रहता है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है फोटो पीरियड. देखो, फोटो मतलब लाइट. तो ये प्लांट्स में होता है और कई सारे, देखो ये बहुत हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए. अब इन दोनों के पास क्लॉक तो है नहीं कि उन्हें पता होगा टाइम की इस वक्त ये चीज करनी है, उस वक्त ये चीज करनी है. तो यहाँ पे नेचर इंडिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ फोटो पीरियड. तो जब फोटो पीरियड आएगा, जब समय आएगा, यहाँ पे क्या होगा? इन्हें रिप्रोडक्शन, यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे. जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स जो सिर्फ सीजन में ही ब्रीड करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फोटो पीरियड उन्हें भी मंजूरी मिल जाती है. सो फोटो पीरियड भी प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स एनिमल्स जो भी, जैसे कि पोलर, बहुत ठंड पड़ने पर पोलर रीजन से क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स थोड़े से लैंड एरिया की तरफ मूव करते हैं. तो इस तरीके से जो माइग्रेटरी बर्ड्स एनिमल्स हैं उनके लिए भी फोटो पीरियड अहम रोल प्ले करता है. सो ये सन के ऊपर, लाइट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है. ओके, इतना समझ में आया. अब देखो, ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है. कोई भी इन्वायरमेंट अपने क्या कर सकता है? वो अपने सेंस कर पाता है. एक स्टिमुलस जनरेट होता है, फिर उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करके, उस स्टिमुलस को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्ड निकाला जाता है. ओके, तो कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन ही एक अकेला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है. मतलब कि उसे अपने बारे में भी पता है. मैं गंदा हूँ, मैं अच्छा हूँ, इस तरीके की जो है ये किस में आती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस में आती है. सो रिमेंबर, ह्यूमन बीइंग आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. दे आर अवेयर ऑफ themselves. They are aware of themselves.
Okay, so consciousness is the defining feature of living beings. अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे कि ह्यूमंस इन वेजिटेटिव स्टेट। कोई पेशेंट है जो कि डेड है, या हम कहें ऑलमोस्ट डेड है, वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है। तो वेजिटेटिव स्टेट में होना, कोमा में होना क्या कहलाता है कि बस थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस मशीन्स की हेल्प से उन्हें या उस पेशेंट को जिंदा रखा गया है। ठीक है, तो उन मशीन्स की हेल्प से उनको जिंदा रखा गया है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे जो पेशेंट है वो कोमा में है, एक वेजिटेटिव स्टेट में है, तो यहाँ पे ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो स्टिमुलस भी हम अगर उनको कुछ देंगे, हॉट पानी में हाथ में पकड़वाएंगे, तो भी कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन, क्या कहेंगे हम उसको, कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, वो अपने बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था। All right, so these are the three defining features of living organisms जो कि living में पाए जाते हैं। Okay, so that's all for characteristic of living organism. I hope आपको ये क्लास बहुत सिंपल लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। Till then, this is Preeti. Thank you.